राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है कि देश के बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। और यूरोप से ही हमने इसीलिए स्टार्टिंग की है। सब देशों में सबसे पहले गुलामी से लड़ने के लिए जो जद्दोजहद हुई वो यूरोप में हुई। कहाँ हुई? यूरोप में। ठीक है। राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सरायू के विचार और फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद। ठीक है। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरायू ने 4 मित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उन्होंने अपने सपनों का एक संसार रचा जो इसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए। सभी उम्र और सामाजिक वर्ग के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए दिखाए जा रहे थे। प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल और दूसरे में मनुष्य के अधिकारियों का घोषणा पत्र। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वज वो ध्वस्त अवशिष्ट। अब ध्वस्त का मतलब होता है नीचे गिरे हुए, अवशेष का मतलब होता है अंश। अब देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में आई थी। और राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? 1789 में फ्रांसीसी क्रांतिकारी के साथ। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनमें प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उनकी नियत तय करेंगे। क्या करेंगे? नियति तय करेंगे। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में से एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। ठीक है। राष्ट्रवाद के उदय के कारण यानी कि क्यों राष्ट्रवाद हुआ? एक तो निर्कुल शासन था। निर्कुल शासन का मतलब होता है अपनी बात नहीं कहने देने वाला शासन। उदारवादी विचारों का प्रसार हुआ। बढ़ गए उदारवादी विचार यानी कि लिबरलाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था, एक दूसरे की मदद करने वाला, वो बढ़ा। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा। शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। उसके बाद देखें यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में आई थी। नागरिक संहिता जो कि 804 में आई थी। वियना की संधि जो कि 1815 में हुई थी। उदारवादियों की क्रांति 1848 में। जर्मनी का एकीकरण यानी कि जर्मनी का इकट्ठा होना 1866 से लेकर 1871 तक। इटली का एकीकरण मतलब इकट्ठा होना कब था? 1859 से लेकर के 71 के बीच में। फ्रांसीसी क्रांति आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिसमें फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को आरंभ किया जिसे 1804 की नागरिक संहिता यानी कि नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआत में दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जोड़े गए थे। क्या है? फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। संविधान आधारित शासन, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार। नए फ्रांसीसी तिरंगा झंडा, नेशनल असेंबली का गठन होना, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर माप तौल की एक समान व्यवस्था। फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। अब देखेंगे 1804 की नागरिक संहिता। ये क्या है? जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को हमने खत्म कर दिया। कानून के सामने समान एवं संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया। कानूनों को भूदास और जागीरदारी शुल्क से मुक्त किया। कारीगरों में शहरों में कारीगर की श्रेणी संघ के नियंत्रण को हटा दिया गया। क्या कर दिया? हटा दिया गया। अब उदारवादी राष्ट्र। राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में देखेंगे सहमति पर आधिकारिक सरकार, संविधान आधारित शासन, संविधानिक सरकार या प्रतिनिधि आधारित विशेषाधिकार का अंत हुआ। कानून के समक्ष समानता, मताधिकार समर्थन बिना लेकिन सबके लिए नहीं, मुक्त बाजार, वस्तुओं एवं सेवाओं पर प्रतिबंध से मुक्ति। 1815 के यूरोप। क्या है? 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद। ठीक है। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत जैसे ही हार गया तो सरकार का झुकाव रूढ़िवादी की तरफ बढ़ गया। अपनी राजनीतिक विचारधारा यानी कि कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने क्या किया? रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्था जैसे रीति रिवाज, परंपराओं को मान्यता दी। एक तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन जिसमें कांग्रेस कहा गया या
आयोजन वियना में किया गया था। इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रिया चांसलर ड्यूक मेटरनिक्स ने किया। इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर किए। किस पे करें? वियना संधि। 1815 की वियना संधि की विशेषता देखेंगे। फ्रांस में बुर्बोन राजवंश की पुनर्स्थापना। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई पीढ़ी व्यवस्था कायम करना था। फ्रांस ने उन इलाकों पर आधिपत्य खो दिया जहाँ पे क्या था, नेपोलियन क्या किया, जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक हेतु नए राज्य बनाए गए और ड्यूक मेटरनिक्स इनका जन्म 15 मई 1773 को हुआ था। वे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। 1814 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा कि यदि फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। वियना संधि में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन खुद के उपरांत यूरोप की पुनर्संरचना एवं पुराने राजतंत्र की पुनर्व्यवस्था में उन्होंने उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। अब क्या, जियोसेप्पी मैत्सनी। ठीक है, जियोसेप्पी मैत्सनी के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था और कुछ समय बाद ही इन्होंने कार्नारी से गुप्त संगठन की सदस्य बन गए थे। 24 साल की युवा अवस्था में लिगोरेनिया में क्रांति करने के लिए 1831 में देश निकाला दिया गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला गार्सी में यंग इटली और दूसरा बार्न में यंग यूरोप। मैत्सनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय पैदा कर दिया था। मेटरनिक्स ने उसे हमारी सामाजिक अर्थव्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने के लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवाद भावनाओं का इस्तेमाल किया। यद्यपि मध्यवर्गीय जर्मन लोगों ने 1848 में क्या किया, जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राज्य बनाने का प्रयास किया, मगर इसे राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलकर दबा दिया गया। इसके पश्चात प्रशासन राष्ट्र के एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। जर्मनी का एकीकरण 1866 से लेकर के कब है, 1871। एकीकरण क्या है, एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हुआ। उसके बाद क्या, प्रशा के प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने भी राष्ट्रीय निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की। 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 1871 में काइजर विलियम्स प्रथम को राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशा को शक्तिशाली रूप में स्थापित कर दिया। नए जर्मनी राज्य में मुद्रा, बैंकिंग, न्याय व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया, बढ़ावा मिला। इटली का एकीकरण देखेंगे। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 में दशकों में जोसेफो मैत्सनी ने इटली के एकीकरण के लिए प्रमुख कार्यक्रम चलाया। 1830 एवं 48 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए। 1859 में फ्रांसीसी सार्डिनिया पीटमोंट ने एक चतुर कूटनीति संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रेलिया बलों को हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी बल थे उन्हें हरा दिया। 1861 में देखेंगे, इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत राष्ट्रीय इटली का राजा घोषित कर दिया। ठीक है, काउंट कैमेली दे काबूल सार्डिनिया पीटमोंट का प्रमुख मंत्री था। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया। हालांकि यह ना तो एक क्रांतिकारी थे और न ही राजतंत्र में विश्वास रखने वाले। फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे काबूल का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया को हराया जा सका, एक इटली का एकीकरण संभव हो सका। जोसेफो गैरीबॉल्ड, क्या है, गैरीबॉल्ड, यह नियमित सरकार का हिस्सा नहीं था। क्या था, यह नियमित सरकार का हिस्सा नहीं था। इसने इटली के एकीकरण के लिए सशक्त स्वयंसेवकों का क्या किया, नेतृत्व किया। 1860 में दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे।
उन्होंने इटली क्या है दक्षिण इटली सिसलीन राजा इमैनुअल द्वितीय को सौंप दी और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं शताब्दी था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1789 जो कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद के उदय ने यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को जगा दिया। प्रज्वलित करने का मतलब होता है जगाना। 1821 से वहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष यानी कि लड़ाई हुई। यूनानियों के लोगों ने निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिम यूरोपीय लोगों का भी समर्थन मिला। विभिन्न कवियों और कलाकारों ने स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी के कवि लॉर्ड बायरन ने धनराशि एकत्रित की एवं वह युद्ध के लिए भी गए। जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त कर दी। अब ब्रिटेन में राष्ट्रवाद देखेंगे। किसमें देखेंगे? ब्रिटेन में। राष्ट्रवाद किसी उथल-पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं होता, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम होता है। 18वीं सदी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति और विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्र पर द्वीप समूह पर विचार आरंभ किया। 1688 में संसद ने राजतंत्र में शक्तियों को ले लिया। 1707 में इंग्लैंड के इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया। 1798 में हुए एक असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। नए ब्रिटिश के प्रतीक चिन्ह को खूब बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवादी बाल्कान समस्या। क्या है? बाल्कान समस्या। चलो हम क्या देखेंगे? बाल्कान समस्या। क्या देखेंगे? बाल्कान भौगोलिक एवं नृप जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र है जिसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल हैं। अच्छा, ये ना सारी चीज़ें वैसे ना कहाँ से टूटी हुई हैं? ये चीज़ें टूटी हुई हैं रशिया से। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लोवा कहा जाता है। बाल्कान क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कान राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ओटोमन और साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपियन राष्ट्रताएं उनके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। जैसे जैसे विभिन्न राष्ट्रीय और विभिन्न स्लोवा राष्ट्रीय समूह ने अपनी अपनी पहचान स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की। बाल्कान क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। हर एक बाल्कान प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके की चाह रखता था। इस समय यूरोप में शक्तियों के बंटवारे के क्षेत्र का कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही, जिससे यह समस्या गहराती चली गई। वह है जिस कारण यहाँ भिन्न युद्ध हुए, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। इसके विश्व युद्ध के रूप में प्रथम राज्य की दृश्य कल्पना, यानी कि राज्य की कल्पना क्या थी और हुआ क्या। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूँ चित्रित किया जैसे कि यह कोई व्यक्ति हो। राष्ट्र को नारी देश में प्रस्तुत किया गया। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल ज़िंदगी में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचारों को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी कि नारी की छवि राष्ट्र कवि का रूपक बन गई। रूपक मतलब उसे लगता था कि यह रूप हो सकता है जमीन का या क्षेत्र का। फ्रांस में उसे लोकप्रियता ईसाई नाम मरियाना दिया गया, जिससे जन राष्ट्र के विचारों को रेखांकित किया गया। इस प्रकार जर्मनिया राष्ट्रीय राज्य का रूपक बन गया। क्या बन गया? रूपक। फ्रैंकफर्ट संसद। जर्मन इलाके में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलजुल कर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। 18 मई 1848 को
831 निर्वाचित मतलब सिलेक्टेड प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ले लिया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रखा गया। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक बेलहेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो वह उसे स्वीकार कर उन्हें राजा का साथ दिया गया, जो कि निर्वाचन सभा के विरोधी थे। जब कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर होता गया। संसद में मध्य वर्ग का प्रभाव अधिक था, जिसमें मजदूर कारीगरों की मांग का विरोध किया, जिससे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग कर दी गई। क्या कर दी गई? भंग। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान, राजनीतिक संगठनों का निर्माण, समाचार पत्रों का प्रकाशन, मत अधिकार प्राप्त करने हेतु संघर्ष, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना। अच्छा, यहाँ पे ना लेडीज़ों को लड़ना पड़ा है अपने अधिकारों के लिए, ठीक है, इनकी वोट देने के अधिकार के लिए उन्हें लड़ना पड़ा है। अब देखेंगे क्या है प्रति। टूटी हुई बेड़ियाँ, आज़ादी मिलना, बाज छपा वाला कवच, जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति, बतूल पत्तियों का मुकुट, वीरता, तलवार मुकाबले की तैयारी, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, शांति की चाह, काला लाल और सुनहरा तिरंगा, ये क्या है? उदारवादी राष्ट्र का झंडा। उगते हुए सूरज की किरणें एक नए युग की शुरुआत करेंगी। देखो, 1850 का डाक टिकट मरियाना की तस्वीर बनाई गई। इस तरीके से मरियाना इसे बोला गया, जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती थी। चित्रकार क्या है? फिलिप्स बैट ने जर्मनी का यह चित्र 1848 में लिया था। कहाँ लिया था? 1848 में। इसे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकाया गया था, जहाँ फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई। उसके बाद विभिन्न प्रतीक चिन्ह, जिनका उपयोग राष्ट्रवाद के विकास के लिए किया गया था। प्रमुख कथन क्या हो सकते हैं? जब फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मेटरनिक्स ने बोला था। मेटसनी हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है, ये भी मेटरनिक्स ने बोला है। यहाँ से क्वेश्चन है, अगर पूछना चाहो तो पूछ लो।